नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लॉकडाउन की मुश्किलों के बीच एफसीआई के अतिरिक्त चावल से सैनिटाइजर बनाने का फैसला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फैसले पर उठाया सवाल, कहा कब जागेगा देश का गरीब। ऑल इंडिया किसान सभा का भूख के विरुद्ध भात के लिए अभियान। सभी को निःशुल्क राशन और किसानों की मदद का उठाया सवाल, कहा लॉकडाउन से गरीबों के सामने भूखमरी के हालात। हरियाणा की मंडियों में आढ़तियों ने कनस्तर बजाकर किया प्रदर्शन। गेहूं खरीद की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की मांग। आढ़तियों की हड़ताल से गेहूं खरीद प्रभावित। मध्य प्रदेश के जबलपुर में किसान की पुलिस की कथित पिटाई से मौत। निलंबित किए गए 6 आरोपी पुलिसकर्मी। यूपी के बदायूं में भी सामने आया किसानों के उत्पीड़न का मामला। और अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन की वजह से किसानों और गरीबों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए ऑल इंडिया किसान सभा ने भूख के विरुद्ध भात के लिए नारे के साथ प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय पराते ने कहा कि कोरोना संकट की सबसे ज्यादा मार गरीबों पर पड़ी है, लेकिन केंद्र ने इनकी मदद के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। उन्होंने कहा कि काम धंधा छीनने से गरीबों के सामने खाने की समस्या खड़ी हो गई है। उन्होंने इस चुनौती से निपटने के लिए सभी को निःशुल्क राशन देने की मांग उठाई है। राशन नहीं, राशन चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री से बार बार ये अपील है कि कोरोना से के संकट से निपटना है तो आप सोशल सिक्योरिटी के कदम उठाइए, ताकि आम जनता के शरीर में इस रोग से लड़ने की प्रतिरोधक शक्ति पैदा हो सके और जो है इस कोरोना को मात दी जा सके। हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान जो राशन वितरण में जो अनियमितताएं सामने आई हैं, जो सांप्रदायिक दुष्प्रचार हुआ है, उसके प्रति भी जो है मुख्यमंत्री की बात में कोई चिंता की बात दिखी नहीं है। आपको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, आर्थिक पैकेज इस प्रदेश की जनता को देना पड़ेगा। कोरोना महामारी के बीच लोगों के सामने जहां पेट भरने की चुनौती खड़ी हो गई है, उन्हें अपनी भूख मिटाने के लिए भटकना पड़ रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में जमा अतिरिक्त चावल सरप्लस राइस से सैनिटाइजर बनाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में फैसला किया गया कि हैंड सैनिटाइजर की आपूर्ति के लिए जरूरी एथेनॉल को बनाने के लिए अतिरिक्त चावल का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि सरकार के इस फैसले के बाद विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस फैसले पर सवाल उठाया है। ट्विटर पर इससे जुड़ी खबर को साझा करते हुए उन्होंने लिखा, आखिर हिंदुस्तान का गरीब कब जागेगा? आप भूख से मर रहे हैं और वो आपके हिस्से के चावल से सैनिटाइजर बनाकर अमीरों के हाथ की सफाई में लगे हैं। इसके अलावा किसान नेताओं ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। किसान नेता रमनदीप सिंह मान ने पूछा कि सरकार चावल से एथेनॉल बनाने की जगह डिस्टिलरीज के अतिरिक्त एथेनॉल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है, जिससे मिलों के स्टोरेज फुल हैं। देश में अनाज भंडार की बात करें तो 1 मार्च तक एफसीआई के पास 7 करोड़ 76 लाख टन गेहूं और चावल मौजूद था, जो तय स्टॉक से लगभग 3.5 गुना ज्यादा है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि सरकार एथेनॉल बनाने में खराब चावल का इस्तेमाल करेगी या अच्छे चावल का। खराब चावल का मतलब उस चावल से है जिसमें घुन लग गया है या उसमें कीड़े लग गए हों। अगर ऐसा है तो खेतों में सड़ रहे आलू और चीनी मिल के पास शीरे का भी एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ सवाल ये भी है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है या लंबे समय के लिए। इसके अलावा ये भी सवाल है कि कितना चावल इसके लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। खेती किसानी को लॉकडाउन से छूट है, लेकिन जमीन पर किसानों को परेशान किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने एक किसान को इतना मारा कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजीव उडके ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान 16 अप्रैल की रात को एक किसान बंसी कुशवाहा की पिटाई के वीडियो में जिन 6 पुलिसकर्मियों के नाम आए थे, उन्हें निलंबित कर दिया गया है।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसान का ये वीडियो साझा किया था। अपने ट्वीट में लिखा था, जबलपुर में शिवराज सरकार की पुलिस ने 50 वर्षीय बंशी कुशवाहा नाम के किसान की बेरहमी से उस समय पिटाई की जब वह अपने खेत में बंधी गाय को चारा पानी देकर लौट रहा था। इस बेरहमी से पिटाई से उस गरीब किसान की मौत हो गई। हम अपने खेत में गाय देखने गए, आई नहीं रही जंगल से जाके, तो पुलिस की गाड़ी आई, दो, एक 2 व्हीलर एक 4 व्हीलर। तो जी यहाँ से हमें बुलाया कि युवा कहाँ चल रहा, चल बता। तो मैंने बोला हमें नहीं है मालूम। कहते किसी को जानते हैं? हम ध्यान में जानते। तो वो जी उतरे और मारने लगे। प्रथम दृष्टया जो है एसपी साहब के द्वारा जिन कर्मचारियों का उन्होंने जिक्र किया है अपने वीडियो में, उनको सस्पेंड करके लाइन अटैच किया गया है और जांच सीएसपी साहब करेंगे। हरियाणा में आढ़तियों और किसानों ने कनस्तर बजाकर प्रदर्शन किया। ये आढ़ती और किसान गेहूं की सरकारी खरीद और भुगतान की पुरानी व्यवस्था को जारी रखने की मांग कर रहे हैं। आढ़ती गेहूं का पैसा सीधे किसानों के खाते में डालने का विरोध कर रहे हैं। उनका डर है कि इससे किसानों को एडवांस में दिया गया पैसा फंस जाएगा। इस बीच सरकार ने कुछ जगहों पर किसानों से सीधे गेहूं खरीदने का इंतजाम किया है, लेकिन किसान अपनी फसल बेचने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें डर है कि इससे आढ़तियों से रिश्ता खराब हो जाएगा और भविष्य में उन्हें एडवांस पैसा नहीं मिल पाएगा। आढ़तियों और सरकार के बीच जारी इस खींचतान में किसानों को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे गेहूं की खरीद में देरी हो रही है। तो ये था हाल फतेहाबाद अनाज मंडी का। और ज़्यादा जानकारी लेते हैं हरियाणा में बाकी मंडियों में क्या रहा हाल, पहला दिन, दूसरा दिन। हमारे साथ राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन हरियाणा के अध्यक्ष राजेंद्र आर्य जी जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। हरियाणा में फसल खरीदी का पहला दिन कैसा रहा? और पहले दिन हमने कई समस्याएं देखी किसानों के सामने आई, क्या अब दूसरे दिन खरीद प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ी है? जी, जहां तक पहले दिन फसल खरीद का संबंध है, 20 तारीख को फसल खरीद के पहले दिन पूरे हरियाणा में 95% मंडियों में खरीद चालू नहीं हुई और सरकार और आढ़तियों के बीच कोई फैसला ना होने के कारण किसान बिल्कुल बुरे तरीके से परेशान रहा। फसल खरीद के दूसरे दिन 21 तारीख को भी आढ़ती प्रतिनिधियों और सरकार के बीच कोई सुचारू बातचीत न होने के कारण हरियाणा प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में आढ़तियों का गतिरोध बरकरार है और इक्का दुक्का छुटपुट कहीं कहीं सरकार की एजेंसियां खरीद कर रही हैं। कोरोना के समय आढ़तियों की भूमिका और जो ये स्ट्राइक्स हो रही हैं, इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, जरा समझाएं कि जब एक सहमति बन गई है और कि उनके पैसे मिल जाएंगे आढ़तियों के, तो फिर पुरानी व्यवस्था से खरीद का दबाव क्यों बनाया जा रहा है? जी, सरकार और आढ़ती में तालमेल ना होने के चलते किसान दोनों के बीच में बिल्कुल पिस गया है। और कल एक किसान साथी के पास फोन आया, मार्केट कमेटी की, जूंडला मार्केट कमेटी की तरफ से फोन आया, भाई आपने कल सुबह 8 बजे आप अपनी फसल लेके अनाज मंडी में पहुंचो। और 20 मिनट बाद उस किसान के आढ़ती का फोन आया, भाई आपने कल अपनी फसल लेके नहीं आनी, हमारी और सरकार की सहमति नहीं बनी है। अब मार्केट कमेटी वाले तो सरकार किसान को बुला रहे हैं, फसल लेके आओ आप, और आढ़ती उसको मना कर रहे हैं। और आढ़ती किसान की स्थिति अब ऐसी है भी किसान ना आढ़ती का खुल के समर्थन कर सकता है, ना सरकार का खुल के समर्थन कर सकता है, क्योंकि जब से मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं तो ये 11वां फसल खरीद का सीजन है और सरकार हर बार फसल खरीद के पहले, दूसरे, तीसरे दिन ऐसा करती है कि हम ऑनलाइन फसल खरीदेंगे और 2-3 दिन बीत जाने के बाद आढ़तियों में और सरकार में समझौता हो जाता है और फिर पुराने तरीके से फसल खरीद ली जाती है। ये जो समस्या इस समय उपजी है, इसका लॉकडाउन और कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। जब से भाजपा सरकार आई है, ये फसल खरीद का 11वां सीजन है और हर सीजन में ऐसे ही कंफ्यूजन पैदा होती रही है और किसान दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर है। शुक्रिया राजेंद्र जी इस अपडेट के लिए।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी नीतियां ही नहीं, मौसम की नाराजगी भी किसानों पर भारी पड़ रही है। बारिश और जलभराव की ये तस्वीरें पंजाब में पटियाला के अनाज मंडी की हैं। यहां सोमवार को तेज बारिश के चलते मंडी में पानी भर गया। किसानों ने मंडी प्रशासन पर बारिश से बचाव के लिए सही इंतजाम न करने के आरोप लगाए हैं, जबकि मंडी प्रशासन सारे इंतजाम होने के दावे कर रहा है। किसानों की माने तो इस समय होने वाली बारिश खेती किसानी के लिए नुकसानदायक है। इससे गेहूं की कटाई रुक गई है। इसके अलावा गेहूं के दानों के काले पड़ने का भी खतरा खड़ा हो गया है। हाँ जी, फसल लेके 8 ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1 ਵਜੇ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਜੇ ਹੁਣ 3:30 ਵਜੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੰਨੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਹੋਈ ਜਾਵੇ 3:30 ਵਜੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 1 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪੱਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਕਮੇਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ? ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਛਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਢੇਰੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਰਪਾਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਕ੍ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕ੍ਰੇਟਾਂ ਤੇ लाया हुआ, लकड़ी के क੍ਰੇਟਾਂ ਤੇ। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए किसान बुलेटिन। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। कृषि यंत्रों, खाद, बीज और कीटनाशकों की दुकानों को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है, लेकिन किसानों को खाद और कीटनाशकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। किसान साग सब्जियों के सही दाम ना मिलने से परेशान हैं। अब उन्हें डर सता रहा है कि अगर दवा और कीटनाशक समय पर नहीं मिली तो फसलों को आगे के लिए बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस साल तो बारिश के चक्कर में हो गया, और बाकी लॉकडाउन के चक्कर में हमें दवाई नहीं मिला, और जो दवाई मिल रहा है वो कोई काम नहीं हो रहा। जो दवाई मिल रहा है 3 गुना रेट ज्यादा ले रहे हैं। इसमें बहुत दिक्कत आ रही है। पुलिस वाले बेचने नहीं दे रहे हैं, डंडाबाजी मारते हैं गली गली में। खतर का बिकना रही है यहाँ पे, क्वालिटी के माल है तो बिकना रही है, ग्राहक खेत मना रहे हैं, और ऊपर से बारिश हो गई, ओले पड़ गए। अब तो किसान तो कतई मरेगा, किसान पे पक्का हो रहा है इसमें। देखो कोरोना वायरस करके जी फसलों का बहुत नुकसान होया, लेबर नहीं आई हैगी, ना ही दवाइयां कीटनाशक स्प्रेयां हुई ने, इसलिए किसान की हालत बहुत ज़्यादा माड़ी है जी। दिसंबर और जनवरी में अपनी ऊंची कीमत के चलते प्याज जहां लोगों के आंसू निकाल रहा था, वो अब किसानों को रुलाने लगा है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में किसानों ने बीते साल ऊंची कीमत से उत्साहित होकर प्याज की खेती बढ़ा दी थी। इससे पूरे जिले में प्याज का रकबा 600 हेक्टेयर से ज्यादा हो गया। लेकिन अब ऊंची कीमत तो छोड़िए, लॉकडाउन के चलते लागत निकालने पर बनाई है। प्याज बिकने में देरी होने से किसानों को इसके सड़ने का डर सताने लगा है। वो इससे बचने के लिए सरकार से बीते साल की तरह इस बार भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्याज खरीदने की मांग कर रहे हैं। प्याज भैया अगले साल बहुत ज़्यादा भाव होने के कारण हमने अब के बहुत अच्छा बोया था ज़्यादा, जिससे लॉकडाउन होने के कारण हमारे प्याज अब सड़ने लग गए हैं। ये निकाल के करीबन हमारे 1 महीने के आसपास हो गया है। बाजार में न जाने दे रहे और मंडियाँ बंद है, इसके कारण हमारा माल सड़ रहा है। प्याज तो निकालने में बहुत परेशानी आई, मजदूर मिले नहीं, और फिर मिले तो अब वो बिक नहीं रहे। अब इस प्याज को क्या मालूम, सड़ेंगे तो फेंकना पड़ेगा। तो मजदूर मिल नहीं रहे, और मजदूर बड़ी मुश्किल से हम लाए हैं और प्याज निकलवा रहे। अगर 8-4 दिन में प्याज हमारा अगर नहीं बिके तो हमारे प्याज यही खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है, बोले
कहीं भी व्यवस्था करके और प्याज हमारा मतलब मार्केट में बिकवाएं। पिछले साल के अनुसार इस साल भी जो है समर्थन मूल्य पर प्याज की खरीदी की जाए। पिछले साल भी जो है पेटलावद क्षेत्र के किसानों ने करीब 50,000 क्विंटल प्याज समर्थन मूल्य पे दिए थे। इस साल भी जो है किसानों के पास में भंडारण के लिए व्यवस्था नहीं है, तो सरकार खरीदे। लॉकडाउन ने सब कुछ रोक दिया है। सब्जी, फल, दूध की बर्बादी का सिलसिला तो चल ही रहा है। अब इस सीजन का सबसे मशहूर फल आम भी लॉकडाउन की जद में आता दिख रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। फलों का राजा यानी आम इन दिनों गर्दिश में है। ये उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद इलाका है जो दशहरी आमों के लिए मशहूर है। लेकिन लॉकडाउन ने इस बार यहाँ सब कुछ बदल कर रख दिया है। जिन आमों को देखकर इन बागवानों के चेहरे खिल उठते थे, अब उसी को देखकर माथे पर बल पड़ जाते हैं। अब की थोड़ी सी फसल थोड़ी डाउन है, जिसकी वजह से यह है कि मौसम का मार रही, मौसम में बारिश हुई, ओले पड़े, उसके बाद फिर ये लॉकडाउन हो गया, जिसमें दवाएं आती थी धुलाई के लिए, वो दवाएं नहीं आ पाई, धुलाई नहीं हो पा रही सही, बाग को हम केयर नहीं कर पा रहे हैं सही, लेबर नहीं मिल रहा है, लेबर आ नहीं रहा है घर से, उसको बुलाएं कैसे। ये एरिया में गेहूँ और ये सब नहीं हैगा, ये सब बाकी बाग हैं, ये लाइन से आप चले जाइए 10 कोस में। तो जब यहाँ पे आम ही आम हैगा तो सब आम से जुड़े हुए हैं, और आम ही अगर बर्बाद हो जाएगा तो यहाँ का तो समझ लीजिए भुखमरी आ जाएगी। अकेले यूपी में हर साल करीब 45 लाख टन आम पैदा होता है। लॉकडाउन, ग्राहकों की कमी और ट्रांसपोर्ट की समस्या ने इन आम बागवानों को उलझा दिया है। वो मानते हैं कि इससे निपटने के लिए सरकार को कुछ हल निकालना चाहिए, वरना हजारों लोगों की रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। जो अभी 3 मई को लॉकडाउन बढ़ा है, इसके बाद से प्रॉब्लम शुरू होगी, और वो प्रॉब्लम ऐसी होगी कि खाली बागवान नहीं, बागों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो बहुत परेशानी का सबब बनेंगे आने वाले दिनों में। क्योंकि यहाँ पर जो कारोबार है, अगर हम बाग मालिक हैं तो ये ख़रीद रहे हैं, आप आम का डिब्बा बेच रहे हैं, आप रिक्शा चला रहे हैं, उससे सारे लोग जुड़े हैं और इससे करोड़ों आदमी जुड़ा है। तो करोड़ों आदमी भूखमरी के शिकार पे होगा जो दिन आने वाले हैं। तो हमारी सरकार से ये है कि सरकार हम लोगों से सुझाव ले और उसको बैठ कर डिस्कस करें कि कैसे आम दूसरे ज़िलों में, दूसरे सूबों में जाए। लखनऊ ही नहीं, दूसरे हिस्सों में आम के बागवानों और कारोबारियों का यही हाल है, चाहे आंध्र प्रदेश हो या नासिक। लॉकडाउन की वजह से आम के व्यापारियों पर भी असर पड़ रहा है। गए साल से ये साल तक देखेंगे तो एकदम आधा भाव है। गए साल ये टाइम पर 5-6 हज़ार रुपये रेट था पीटी का, ये साल 1500, 1800, 2000 रुपये रेट है। 2000 के अंदर है सब, मतलब आधे से भी ज़्यादा। हाँ, 1200 से 1000 से लेके 1800 तक ही समझो रेट है। एक अंदर दूसरा अच्छा बहुत माल आ रहा तो 2000 रुपये बिकता है। उनको खेती वालों को रेट ये मिला ही नहीं इस साल। ये चालू हो गया, समझो इसका आधा खर्चा जो उसकी दवा है, उसकी जो ऊपर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं माल अच्छा निकालने के लिए, उनका आधा भी पैसा ये नहीं बनेगा। बहुत बड़ी करोड़ों रुपए का इनका नुकसान है खेती वालों को। इस साल में आम फसल कम रहने से हैदराबाद मार्केट को गए साल से आधा माल ही आ रहा और फसल बहुत कम है। गए साल में ये टाइम में 500-600 गाड़ी हैदराबाद मंडी को पहुंच रहे थे। इस साल में खाली 200, 250, 300 तक गाड़ियां पहुंच रहे। माल बहुत कम है और कोरोना वायरस के वजह से माल का दाम भी बहुत कम हो गया। यहाँ पे लेने वाले बहुत कम है, बहुत मुश्किल से माल बिक रहा है। कोरोना संकट के चलते निर्यात भी बंद हो गया है। इससे विदेशों में पसंद किए जाने वाले अल्फांसो आम को भी बाजार नहीं मिल पा रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात में ही लगभग 1.5 लाख टन अल्फांसो का निर्यात अटका हुआ है। आम के बागवानों से लेकर इसके कारोबारी तक सभी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब देखना होगा कि क्या सरकार इन बागवानों और व्यापारियों के लिए कोई अलग रणनीति बनाती है या फलों का राजा आम साग सब्जियों की तरह इधर उधर फेंका जाने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। लॉकडाउन के कारण शहरों के आम लोगों से लेकर गांव में किसान सभी प्रभावित हैं। किसानों को फसल बेचने में परेशानियां हो रही हैं तो शहरी लोगों को बाहर निकलकर खरीदारी करने में। ऐसे में बेंगलुरु के कुछ युवाओं ने मिलकर एक नया मॉडल बनाया।
फार्म टू फोक यानी किसान के खेत से ग्राहक की थाली तक, जिसका नाम दिया गया है तरु यानी टीम ऑफ एग्री रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तरु एक गैर लाभकारी यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो किसानों से ताज़ी तरीन सब्जियां खरीदते हैं, फिर उन्हें बॉक्स में पैक करते हैं और शहरों के अपार्टमेंट्स में रहने वालों तक उसे पहुंचाते हैं। यानी फैमिली डॉक्टर की ही तरह जो कॉन्सेप्ट निकला था, यहाँ कम्युनिटी फार्मर का कॉन्सेप्ट सामने दिख रहा है। यानी एक तरह से ये किसान और ग्राहक के बीच की एक चेन है। एक बॉक्स में आलू, प्याज, टमाटर, नींबू, मिर्च, धनिया, अदरक और लहसुन होता है। इसके अलावा भिंडी, बैंगन, बीन्स जैसी सब्जियां भी होती हैं। इनमें से कुछ सब्जियों के चयन ग्राहक कर सकते हैं। एक बॉक्स की कीमत भी 250 रुपये तय की गई है। ग्राहक और किसान दोनों फेसबुक या व्हाट्सएप के जरिए तरु से संपर्क कर सकते हैं। फार्म टू फोक मॉडल पर काफ़ी अरसे से बातें हो रही हैं और बेंगलोर में तरु के ज़रिए ये इन्होंने एक मॉडल खड़ा किया है और इसकी खासियत ये है कि महज 10-12 दिन पहले ही इन्होंने इस मॉडल को खड़ा किया है। इस पर और ज़्यादा बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुनील जुड़ गए हैं जिन्होंने तरु की शुरुआत की। स्वागत है आपका सुनील जी। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि तरु की शुरुआत के पीछे क्या सोच रही? कोरोना के संकट में आपको सप्लाई चेन शुरू करने की आखिरकार हिम्मत और वो विजन कैसे मिला? अनिका जी नमस्कार। कर्नाटक में आज से करीब 2 सप्ताह पहले काफ़ी जनपदों से हमें ऐसी रिपोर्टें आ रही थी कि किसानों को अपनी खेती की उपज बेचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर बेंगलोर के कई अपार्टमेंटों में सब्जियों की कमियों की हमको खबरें आ रही थी। तो ऐसे में जब हमने ये दोनों समस्याओं को एक साथ रखा तो हमको एक बहुत सरल सा हल मिला। वो हल था तरु के रूप में। तरु में हमने इन किसानों को ऐसे अपार्टमेंटों के साथ जोड़ा जिसकी वजह से सीधे की सीधे वो अपनी फसल और उपज लेके बेंगलोर आने लगे और उन्होंने अपनी डिलीवरी शुरू कर दी। तो ये एक हमारा छोटा सा प्रयास था। जब हमारे बेंगलोर के अंदर काफ़ी जो हमारी ऑनलाइन की ग्रॉसरी डिलीवरी की सर्विसेज हैं वो सारी बंद पड़ी हुई थी, ऐसे समय में हमने अपने सिर्फ वॉलंटियर्स के सहारे करीब 1200 से ज़्यादा फैमिलीज़ को आज हमने राशन उपलब्ध करवाया है। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि आपने किसान और कंज्यूमर के बीच की दीवार को गिराने का काम किया है। ऐसे में आप मंडी के किसी भी व्यापारी से किस तरह से अलग हैं? तरु के द्वारा हमने किसानों को कम्युनिटीज़ के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। जब कम्युनिटीज़ और किसानों के बीच की दूरी ख़त्म हो जाएगी तब हो सकता है कि हमको मंडियों की आवश्यकता ही ना रहे। आज जो हमारी व्यवस्था है ये एक परजीवी व्यवस्था है जिसमें हम किसानों को परजीवी के रूप में उनका शोषण करते आ रहे हैं। लेकिन ज़रूरी है कि इस व्यवस्था को बदल के सहजीवी व्यवस्था में कन्वर्ट किया जाए। तो आज जब किसान अपने गेहूँ बेचना चाह रहा है तो उसे MSP 19 रुपया किलो मिल रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य आज गेहूँ का लगभग 19 रुपया प्रति किलो है। किसान काफ़ी जूझ रहा है, कोशिश कर रहा है, काफ़ी आंदोलन हो रहे हैं उसे बढ़ा के 21 रुपया कर पाने के लिए। लेकिन आज अगर आप किसी भी दुकान में जाइए और किसी भी गेहूं का, किसी भी आटे, पिसे हुए गेहूं आटे का एक ब्रांडेड पैकेट का मूल्य देखिए तो आपको लगेगा कि 50 रुपये प्रति किलो से कम कुछ भी उपलब्ध नहीं है। तो ये जो MSP और MRP के बीच की दूरी है, तरु चाहता है कि ये दूरी कम से कम हो जाए और जिस दिन ये दूरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी उस दिन हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इस समय सप्लाई चेन बनाने में स्थानीय प्रशासन की किस तरह की भूमिका रही, क्या सहयोग मिला और ट्रांसपोर्ट की समस्या का आपने किस तरह से हल ढूंढा? देखिए अनिका जी, हर काम के लिए प्रशासन का मुंह ताकना बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं होता है। आज कर्नाटक प्रशासन ने हमारे लिए पास की ऑनलाइन व्यवस्था करी हुई है और हमारे सांसद महोदय भी ग्राउंड लेवल पे काफ़ी कार्यों में व्यस्त हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे प्रशासन के पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं है। तो अभी ज़रूरत थी हम जैसे युवाओं के संगठित होने की, संगठित होकर एक ऐसे सिस्टम के निर्माण करने की जो इस समय हमारे प्रशासन की मदद कर सके, ना कि हमारे प्रशासन के ऊपर ही खुद ब खुद निर्भर हो सके। और रही बात ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम की, तो हमने यहाँ पे हमने दोबारा से एक ऐसी प्रॉब्लम को, जो एक प्रॉब्लम थी लेकिन उसको फिर हमने इस तरीके से यूज़ किया कि वो एक सॉल्यूशन बन गई। एक फूल का व्यापारी था जो अभी अपने लॉकडाउन की वजह से सप्लाई नहीं कर पा रहा था, तो हमने उनसे संपर्क किया। उनके पास गाड़ी थी, उस गाड़ी का हमने पास बनवाया और उस गाड़ी के माध्यम से हमने अपनी तरु की जो सब्जियों की सप्लाई चेन थी वो हमने शुरू की। आप कह रहे हैं कि आपकी मंशा प्रॉफिट कमाने की बिल्कुल नहीं है, तो महंगाई में क्या ये मॉडल सस्टेनेबल रह पाएगा?
आगे जाकर किस तरह की चिंताएं या आशंकाएं हैं आपकी? सस्टेनेबिलिटी के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारा विज़न क्या है। हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटीज़, चाहे वो अपार्टमेंट्स हो, इंडिविजुअल्स हो, आपके ऑफिस वर्कर्स हो, ये सब संगठित हो जाए। आप अपनी जो खरीदने की क्षमता है उसे एकत्रित करें और हमारे किसान भाई सीधे सीधे ऐसी कम्युनिटीज़ या ग्रुप बायर्स को अपनी उपज की बिक्री कर पाए। हमने इस कठिन समय में ये करके दिखा दिया है अपने इस छोटे से प्रयास के द्वारा कि यह संभव है। तरु हमेशा एक नॉन प्रॉफिट प्लेटफॉर्म रहेगा ऐसे किसानों के लिए और ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए जो चाहेंगी किसानों से डायरेक्ट खरीद की जाए। हमारी वेबसाइट पे आके आप रजिस्ट्रेशन करवाइए www.taru.life। जल्दी ही हम अपना ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं जिससे किसान भाई अपने निकट की कम्युनिटीज़ से संपर्क कर पाएंगे और अपनी उपज बिना किसी ब्रोकर के सीधे सीधे इन लोगों को बेच पाएंगे। ये बताएं कि किसानों के लिए ये मॉडल कितना खरा उतर रहा है, उनकी उम्मीदों पर कितना आसान है या कितना मुश्किल? हमारे लिए और ख़ासकर किसानों के लिए आज से कठिन समय संभवतः कभी नहीं आएगा, लेकिन आज अगर हमारा मॉडल एक छोटे से क्षेत्र में अपना काम कर रहा है, आज किसान बेंगलोर में अनानास, अंगूर खेतों से उपभोक्ताओं के दरवाजे पर आकर बिक्री कर रहे हैं। हमारी टीम आपके साथ हमेशा रहेगी। अगर आपको तकनीकी रूप से कोई भी मदद चाहिए होगी तो हमारे वॉलंटियर्स सदैव आपकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे। पैकिंग से लेकर डिलीवरी तक कोई भी परेशानी अगर आई तो तरु उन सारी परेशानियों को दूर करेगा। अब इस वक्त गांव में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा होगा और हर जना चाहेगा कि वो खेती की तरफ भागे। तो ऐसे में क्या इस तरह के मॉडल्स, फार्म टू फोक मॉडल, एक आशा जगा सकते हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही है निका जी। आज जो ये रिवर्स पलायन हम देख रहे हैं महानगरों से गांव की ओर, अगर हम इसके मूल को समझें तो अगर गांव में ही रोजगार के अवसर होते तो युवा गांव छोड़ के शहर गए ही नहीं होते। आज जब हम अपने गांव में तरु की मदद से रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं तो निश्चित ही ऐसे कई युवाओं को अपने ही गांव में रोजगार मिलेगा। उम्मीदें हजार हैं, आशाएं अनेक हैं, बस अगर सब साथ आ जाएंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल किसान बुलेटिन में आज इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।